हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज से हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह जो सीरीज़ है वह कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक NCERT आधारित MCQ बेस रहेगी। यह जो सीरीज़ है वह सभी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम जैसे EMRS, इसके अलावा CTET, ASTET और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए फ्रूटफुल रहने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्लास 6 का चैप्टर 1। पहला चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसका पहला क्वेश्चन है गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई। सही कथन है। इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियाँ थी। यह कथन जो है वह सही नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। व्याख्या देख लेते हैं। सर्वप्रथम मनुष्य ने गेहूं एवं जौ उपजाना आरंभ किया लगभग 8000 वर्ष पूर्व। इन फसलों को उपजाने का कार्य सुलेमान और किरथर पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ, न कि विंध्य क्षेत्रों में। गेहूं और जौ उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़, जो कि बलूचिस्तान में है, से प्राप्त होते हैं। नवीनतम तथ्यों के अनुसार चावल उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य संत कबीर नगर के लहुरा देव में पाए गए हैं। ये साक्ष्य लगभग 9000 से 8000 वर्ष पूर्व के हैं। गारो तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ी क्षेत्र अन्य कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कृषि का विकास हुआ। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ, जो कि सही कथन है। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ। यह कथन जो है वह सही नहीं है। यह 5000 वर्ष पूर्व नहीं हुआ था। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ था। इन्हीं नगरों में विकसित सभ्यता सिंधु सभ्यता के नाम से जानी गई। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ, यानी सिंधु नदी के किनारे सभ्यताएं पहली विकसित हुई थी। गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो यह क्षेत्र जो है वह मगध के नाम से जाना जाता था। मगध प्राचीन काल का पहला बड़ा राज्य था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था, जिसका टाइम पीरियड था 544 से 492 ईसा पूर्व। भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। सही कथन है। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। यह भी सही है। तो दोनों कथन जो है वह सही है। नेक्स्ट है पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी, जो कि सही है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है, जो लैटिन भाषा के शब्द मेनू से निकला है। ये भी सही कथन है। पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों को काटकर अथवा हिमालयी क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। यह भी सही है। पांडुलिपियाँ केवल मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं, जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। तो यह जो कथन है वह सही नहीं है। पांडुलिपियाँ जो है मंदिरों और विहारों के अतिरिक्त अन्य स्थानों से भी प्राप्त हुई हैं। साथ ही ये पांडुलिपियाँ विभिन्न प्राचीन भाषाओं में प्राप्त हुई हैं, जिनमें संस्कृत, प्राकृत और तमिल भी शामिल हैं। अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते हैं। यह कथन जो है वह सही नहीं है। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख व पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। यह जो कथन है वह सही है। तो ऑप्शन 2 जो है वह सही है। ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे वे अभिलेख कहलाते थे, न कि केवल पत्थरों पर। अभिलेखों में राजाओं, रानियों व अन्य लोगों के आदेश, कार्य विवरण, विषय आदि का उल्लेख किया जाता था।
अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख निम्न में से किन लिपियों में लिखा गया है? यह लिखा गया है यूनानी और अरेमाइक लिपियों में। ऑप्शन डी। कथन ए, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं, जो कि सही कथन है। कारण आर, वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है, यह भी सही है। तो दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ईसा पूर्व को अंग्रेजी में बिफोर क्राइस्ट अथवा बीसी कहते हैं। हिंदी में वर्तमान में तिथि प्रयोग में ईस्वी का चलन है, जिसे अंग्रेजी में एडी अथवा एनो डोमिनी कहा जाता है। BCE का अर्थ है बिफोर कॉमन एरा तथा CE का अर्थ है कॉमन एरा। BP का प्रयोग बिफोर प्रेजेंट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट सेकंड चैप्टर है आरंभिक मानव की खोज में। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुरा स्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं? तो ये प्रमाण हमें भीमबेटका, होसंगी, कुंडुल गुफाओं से मिले हैं। चिरान से जो है वह नहीं मिले हैं। भीमबेटका, होसंगी और कुंडुल की गुफाओं से मनुष्य के आखेटक व खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं। ये तीनों पुरापाषाणिक पुरास्थल हैं, जबकि चिरांद नवपाषाणिक पुरास्थल है। भीमबेटका नर्मदा नदी के किनारे तथा होसंगी और कुंडुल गुफाएं तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित हैं। निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन से नवपाषाणिक पुरास्थल हैं? मेहरगढ़, बुर्ज होम, महागहा, महागढ़ा, कोल्डी हवा, दाऊजली होर्डिंग। तो ये सभी जो हैं वे नवपाषाणिक पुरास्थल हैं। ऑप्शन डी। पुरापाषाणकालीन पाषाण औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पत्थरों के इन औजारों के बनाए जाने का स्थान उद्योग स्थल कहलाता है, जो कि सही है। पत्थर के इन औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीक को दबाव सल्क तकनीक कहा जाता था, यह भी सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 और 2 दोनों। पुरापाषाण काल में पत्थर के औजार बनाए जाने के स्थान को उद्योग स्थल कहते थे। कभी कभी लोग इन स्थलों पर अधिक समय तक रहा करते थे। उपकरण, पाषाण उपकरण निर्माण हेतु 2 तकनीकों का प्रयोग होता था। पहली तकनीक, इसको पत्थर से पत्थर टकराना कहा जाता। इसमें एक पत्थर को हाथ में पकड़कर दूसरे पत्थर से हथौड़ी की तरह चोट करके सल्क निकाले जाते थे। दूसरी तकनीक, इसको दबाव सल्क तकनीक कहा जाता था। इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिका देते हैं और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी निमा पत्थर से सल्क निकाले जाते थे। निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पुरापाषाणिक स्थल से मिले हैं? तो राख के साक्ष्य जो है वह मिले हैं कुंडुल गुफा से। इससे जो है स्पष्ट होता है कि पुरापाषाणिक आरंभिक लोग आग से परिचित थे। मध्यपाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बदलावों में तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित होने लगे, सही कथन है। इसी काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी, यह भी सही है। गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे, यह भी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, सभी कथन जो है वह सही है। लगभग 1200 वर्ष पूर्व आए पर्यावरणीय बदलाव के काल को मध्यपाषाण युग कहते हैं। इस युग में जलवायु में आए बदलाव से तापमान में वृद्धि हुई, उससे घास वाले मैदान बनने लगे। घास क्षेत्र बढ़ने से घास खाने वाले जीव भी बढ़े और मछली जो है वह इसी काल में भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी। गेहूं, जौ व धान प्राकृतिक रूप से उगने लगे, अतः लोगों ने इन्हें इकट्ठा किया व समय के साथ इन्हें खुद उपजाना सीख लिया। मानव सभ्यता के आरंभिक काल को सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। निम्न में से कौन सा उन 3 में नहीं आता है? तो वे 3 हैं पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। महापाषाण काल जो है वह इसमें नहीं आता। महापाषाण काल दक्षिण भारत में विशाल पाषाण खंडों की बनी समाधियों से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरास्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो शैल चित्रकला के लिए जो है वह भीमबेटका जाना जाता है।
भीमबेटका वर्तमान मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ से प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के कुछ सुंदर उदाहरण मिलते हैं। भीमबेटका को प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला से संबंधित किया जाता है, जबकि अजंता तथा बाघ की शैलकृत गुफा जो है वह चित्रकला मौर्य काल के बाद की है। अमरावती अपने स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे शुंगकालीन या सातवाहन कालीन माना जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड है 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व। मध्य पाषाण काल का 12,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व और महापाषाण काल 2500 वर्ष पूर्व से 1900 वर्ष पूर्व। उत्तर पाषाण काल शुरुआत 10,000 वर्ष पूर्व। तो इस तरह से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। मध्य पाषाण का समय 12,000 वर्ष से 10,000 वर्ष पूर्व। उत्तर पाषाण अर्थात नवपाषाण की शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पूर्व से होती है और महापाषाण काल का संबंध दक्षिण भारत के बड़े शिलाखंडों से बनी समाधियों से है। इसका काल 500 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी अर्थात 2500 वर्ष पूर्व से 1900 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। उपयुक्त में से किस काल के औजारों को माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण कहते हैं? तो लघु पाषाण जो है वह मध्य पाषाण काल को कहते हैं, ऑप्शन 2। लगभग 1200 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक के काल को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। इस काल के पाषाण औजार जो है वह आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे हैं। हुसंगी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, हुसंगी से पूरा पाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो कि सही कथन है। यहाँ से प्राप्त अधिकांश औजार बलुआ पत्थरों से बनाए जाते थे। यह कथन जो है वह सही नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1। हुसंगी कर्नाटक में स्थित पूरा पाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से प्राप्त कुछ पुरास्थलों से अलग अलग कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले कई औजार मिले हैं। हुसंगी में अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे, न कि बलुआ पत्थरों से। भारत में स्तुरमुर्ग के साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में स्तुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण नवपाषाण युग से प्राप्त हुए हैं। यह कथन जो है वह सही नहीं है। यह पूरा पाषाण काल से ही जो है प्राप्त हुए थे। आंध्र प्रदेश के पटने नामक पुरास्थल से स्तुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। यह भी सही नहीं है। प्रागैतिहासिक काल में स्तुरमुर्ग के अंडों के छिलकों पर चित्रांकन और इनसे मनके बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। यह कथन जो है सही है। तो इनमें से कौन सा सही है? केवल 3। स्तुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण जो है पूरा पाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष पटने नामक पुरास्थल जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। इनके अंडों के छिलकों पर चित्रांकन और इनसे मनके बनाने का प्रमाण भी मिलता है। हाल ही में 25,000 वर्ष पूर्व पुराने स्तुरमुर्ग के अंडों के सेल राजस्थान के बूंदी से भी प्राप्त हुए हैं। आगे जो है चैप्टर 3 है। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक। चैप्टर 3 के MCQ जो है हम नेक्स्ट पार्ट में सोल्व करेंगे। धन्यवाद।